अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 39। अपार्टमेंट तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। कॉल बेल बजाते ही दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया था, जैसे कोई दरवाजे से ही लगा खड़ा था। दरवाज़ा खोलने वाला एक अधेड़ उम्र खिचड़ी बालों वाला मर्द था, जिसने बड़ी गर्मजोशी से मोन की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया था। अब्दुल बासित साहब, वो यकीन करना चाहता था। जी बिल्कुल, मोन ने कहा। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। वो उन्हें रास्ता देने की गर्ज से एक तरफ हुआ। नज़रें उसकी मोमल और बाकी पर पड़ रही थीं। ये है वो बच्ची, इस वक्त इसका नाम बाकी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पसमानदा गोट में मिली है। इसके हुलिये से भी जाहिर है। और नईम साहब, ये है वो औरत जिसकी वजह से आपने बहुत अजियत उठाई। मोन ने अंदर दाखिल होने से पेशतर उनके तजस्सुस की आग बुझाना ज़रूरी ख्याल किया। नईम साहब ने बेइख्तियार बाकी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं इसे पहचान चुका हूँ मिस्टर बासित। ये अपनी माँ का तारुफ है, मरहूमा की तस्वीर। यूँ भी मुझे कोई शक तो नहीं था जब आपने बताया कि एक औरत बता रही है कि वो काम मांगने गई थी, मगर शैतानी जाल में आकर मेरी मासूम बच्ची को उठाकर ले गई थी। मरहूमा ने मुझे इसी तरह बताया था, इसलिए शक या बेयकीनी की तो वैसे भी गुंजाइश नहीं थी। नईम साहब ने 8-9 साल की बाकी को उठाकर अपने सीने से लिपटा लिया, जो पटर पटर उनकी तरफ देख रही थी। रीबा की आंखें खुशी से छलक पड़ी। नईम साहब ने बाकी की पेशानी पर बोसा दिया। बहुत देर कर दी बेटा, मगर एहसान है उस मालिक का। सब कुछ होते हुए भी हर वक्त एक फांस सी गड़ी रहती थी दिल में। आज वो निकल गई। काश वो भी हिम्मत और हौसले से इतना वक्त काट सकती। नईम साहब की आंखें नम थीं और बाकी हैरान परेशान। इसका नाम हमने शगुफ्ता रखा था, शगुफ्ता नईम। आइए प्लीज़, आप अंदर तशरीफ़ लाइए। माफ़ कीजिएगा। नईम साहब ने बाकी को गोद से उतारकर उसके शाने पर हाथ रख दिया था। वो बहुत पुरवकार तरीके से इस सिचुएशन का सामना कर रहे थे। बाकी के शाने पर धरा हाथ बाप की फितरी शफकत का लाशऊरी इजहार था। नईम साहब उन्हें ड्राइंग रूम में ले आए और बैठने को कहा। बुढ़िया दरवाजे के करीब कारपेट पर बैठ गई। वो बहुत खौफजदा दिखाई दे रही थी। बाकी, ये तुम्हारे अब्बू हैं, अब तुम इनके साथ रहोगी, रीबा ने बाकी से कहा, जो वाकई बहुत हैरान दिखाई दे रही थी। ये मेरा बाबा है, लेकिन बाबा तो उधर गोट में है, पैसा लेने शहर आता है। बाकी ने हैरत से नईम साहब को देखते हुए कहा। आपको इस पर बहुत मेहनत करना होगी नईम साहब। इसने गोट में होश संभाला। इन जैसे जाहिल खुदगर्ज लोगों ने इसकी परवरिश की, कभी स्कूल अंदर से नहीं देखा। मोन ने कहा, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मगर ये मेहनत मुशक्क़त उस अज़ियत से ज़्यादा नहीं होगी जो हमने इसके अगवा होने के बाद उठाई। आप समझते हैं लड़के ज़ात का मामला कितना नाजुक होता है। हम बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। अल्लाह का एहसान है कि ये कम सिनी की उम्र में हमें मिल गई। इसके बाद मैं आपका एहसानमंद हूँ क़यामत तक के लिए। नईम साहब की आवाज़ भर आ गई। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। हमारे इल्म में एक बात आई तो हमें यह सब कुछ करना चाहिए था। इंसानियत की रूह से यह हम पर फ़र्ज़ था, मोन ने सादा से अंदाज में जवाबन कहा। ये बच्ची, नईम साहब ने मोमल की तरफ इशारा किया, जो कभी बाकी को देखती थी, कभी ड्राइंग रूम का जायज़ा लेती थी। रीबा के बारे में तो उसने फ़ोन पर बता दिया था कि मेरे साथ मेरी मिसेस भी हैं। ये भी कोई बेचारी है। इसके माँ बाप का पता चलाना बहुत मुश्किल है। इसे इस औरत ने किसी मेले से पकड़ा था, बल्कि आपको हमारा शुक्रिया नहीं, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसका कीजिए अगर करना ज़रूरी है। असल हकीकत हमें इसी से पता चली है, मोन ने कहा। ओह वाकई, ये तो हद हो गई जुल्म की। कितनी जालिम हो तुम, नईम साहब ने बड़े दुख से कहकर बुढ़िया की तरफ देखा था। ये आपकी मुजरिम है, हम इसे भी आपके हवाले करते हैं। जो मर्ज़ी सज़ा दें या दिलवाएं। तुमने ये सब करके क्या पा लिया बड़ी भी? 2 वक्त की रोटी बस, वो तो तुम्हें मिल ही जाती। 2 वक्त की रोटी के लिए इतना भारी जुल्म, एक बेगुनाह जान भी चली गई। कितना अंधेरा है जहालत का, नईम साहब तासुफ से कह रहे थे। एक कत्ल तो इसके सर है, खुली बात है। मोमल के माँ बाप का क्या हाल हुआ ये अल्लाह को मालूम, मोन ने कहा। आप जो मर्ज़ी से सज़ा दे, हम इसे आपके हवाले करते हैं, वो मज़ीद बोला। तरस आ रहा है मुझे इस ज़ईफ़ा पर। मेरा जो नुकसान हुआ इसको सज़ा देने से पूरा नहीं हो सकता। अलबत्ता बेटी मिल जाने की खुशी में मैं इसको माफ़ करता हूँ, इसलिए भी कि आजमाइश के कड़े वक्त में मेरे रब ने मुझ पर बेकरार अनायतों का सिलसिला जारी रखा। मैंने तन्हाई से तंग आकर दूसरी शादी की। मेरी दूसरी बीवी ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं है, मगर उसने मुझे मुकम्मल घरेलू सुकून दिया है। पहले 2 जुड़वां बेटे हुए, उनके बाद एक और बेटा हुआ।
کل شام سے وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، وہاں ایک شادی کا سلسلہ ہے، ورنہ میں آپ کی ان سے ملاقات کراتا۔ بہت اچھی خاتون ہے، بیٹی کا بہت شوق ہے، مجھے امید ہے شگفتہ کو دیکھ کر وہ خوش ہوگی، سب کچھ معلوم تو ہے ہی اسے۔ پھر بھی آپ توجہ رکھیے گا، بہرکیف وہ اس کی سگی ماں تو نہیں ہے۔ مون نے اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکید کی۔ وہ مجھے پتہ ہے، آپ بھی آنا جانا رکھیے، شگفتہ فی الحال آپ لوگوں سے زیادہ مانوس ہے، اس کے سلسلے میں مجھے آپ کا تعاون درکار ہوگا۔ نعیم صاحب بولے۔ آپ تو ظاہر ہے مصروف ہوتے ہوں گے، زیادہ وقت نہیں نکال پائیں گے، آپ کو ایک گورننس کا انتظام کرنا ہوگا، ابھی تو بیچاری کا شین کاف بھی درست نہیں، تبھی یہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکے گی۔ ریبا نے اہم نقطے پر توجہ دلائی۔ اوہ شیور، اس عمر میں تو شہری بچے اچھے خاصے شارپ اور سمجھدار ہو جاتے ہیں، مگر مجھے یہ بہت ناسمجھ فیل ہو رہی ہے، یعنی باپ کے انکشاف سے بھی اس کے اندر کسی قسم کی جذباتی تبدیلی یا رد عمل کا اظہار نہیں ہوا۔ بہرحال اس کی بیس اچھی ہے، تدیال ننیال میں سبھی تعلیم یافتہ ہیں، میرا خیال ہے یہ پک کر لے گی۔ البتہ اس بڑی بی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان میں شگفتہ کو حقیقت بتائے اور اسے میرے بارے میں یقین دلائے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ نعیم صاحب نے بہت پتے کی بات کی، واقعی بڑھیا کے حصہ لیے بغیر باقی کی برین واشنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ صاحب کہہ رہے ہیں تم اپنی زبان میں باقی کو بتاؤ کہ تم اس کی ماں نہیں ہو، اسے تم نے کہیں سے اٹھایا تھا اور تمہارا خاوند اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ یہ ہے۔ مون نے نعیم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھیا کو سبق پڑھایا۔ جی، اس نے باقی کو اپنی زبان میں متوجہ کیا اور بڑی روانی سے باقی کو کچھ سمجھانے لگی۔ باقی بغور سنتی رہی۔ اس دوران اس نے 2-3 مرتبہ نعیم صاحب کی طرف دیکھا تھا، پھر بڑھیا نے باقی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ بی بی، یہ میری اماں نہیں ہے، یہ بولتی ہے۔ باقی ریبا کے قریب آ کر بڑی معصومانہ پریشانی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو بولتی تھی کہ اماں ہے، جھوٹ بولتی تھی، ریبا نے ناراض لہجے میں جواب دیا۔ ناراضگی بڑھیا کے لیے تھی۔ تو پھر میں اس کے پاس اس کے گھر میں کیوں نہیں رہتی؟ باقی ریبا سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نعیم صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب تم ان کے پاس ہی رہو گی، نہ ہمارے ساتھ، نہ بڑی اماں کے ساتھ اور نہ ہی اس کے ساتھ۔ ریبا نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا۔ نعیم صاحب بہت دلچسپی سے باقی کا لفظ گن رہے تھے۔ پرانے کپڑوں میں باقی صاف ستھری تھی، یہ شاہانہ اور بڑی اماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ شاہانہ تو سر اور کپڑوں سے اڑتی ہوئی بو پر بری طرح برس پڑتی تھی۔ نکال دوں گی، مجھے نہیں چاہیے یہ گندے چمار نوکر، سارے گھر میں جراثیم پھیلاتے ہیں گندگی سے۔ وہاں تو مارے خوف کے صاف رہا کرتی تھی۔ بڑی اماں کا انداز دوسرا تھا۔ بی بی نہا دھو کر صاف کپڑے روز پہنا کرو، اللہ کو بھی صفائی پسند ہے اور صاف ستھرے انسان ہر آنکھ کو اچھے لگتے ہیں۔ یہی بات نعیم صاحب نوٹ کر رہے تھے۔ کپڑوں سے وہ کم مایا نظر آ رہی تھی، مگر اس کا سر بھی صاف تھا، دانت بھی اور ناخن بھی ترشے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس کے چہرے میں کوئی اور چہرہ بھی دیکھ رہے تھے، جس کی 2 سال سسکیاں مسلسل سنی تھیں، جو ابھی تک حافظے میں رچی ہوئی تھیں۔ 3 بیٹے، ایک عورت کی کہانی کچھ دیر کے لیے اوٹ میں ہو گئی۔ ایک طرح دار خوش باش لباس میں صاف ساڑی پسند کرنے والی ادھر ادھر ہنستی مسکراتی دکھائی دینے لگی۔ بیٹا ادھر آؤ، انہوں نے بے اختیار باقی کو بلایا۔ بلا کا جادو تھا اس کی بھولی باتوں میں۔ باقی شرماتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ نعیم صاحب نے اس کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ بیٹے، آپ کا نام باقی نہیں ہے، شگفتہ ہے۔ جب آپ اتنی چھوٹی سی تھیں تو آپ کی امی نے آپ کا نام شگفتہ رکھا تھا، ٹھیک؟ اگر کوئی آپ کو باقی کہے تو آپ خاموش رہنا جب تک وہ آپ کو شگفتہ نہ بولے، سمجھ گئی نا؟ وہ اس کو بہت محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ ریبا نفلوں کی بھوکی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور تک دیے جل رہے ہوں، اندھیرے جنگل میں یکایک جگنوؤں کی یلغار ہو گئی ہو۔ آپ اس بچی کو کہاں لے جائیں گی؟ نعیم صاحب نے باقی کو اسی طرح اپنے بازو کی گرفت میں رکھا اور مومل کی بابت دریافت کیا۔ اوہ، مون اور ریبا دونوں ہی جیسے چونک پڑے، ابھی تک اس پوائنٹ پر متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ اس کا بھی کوئی بندوبست انشاءاللہ کرتے ہیں، پہلے آپ ان خاتون کے متعلق فرمائیے۔ مون نے بڑھیا کی طرف متوجہ کیا۔ ان دونوں میاں بیوی کے لیے سزا تو ہونا چاہیے، ریبا نے اضافہ کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ضعیفہ سے بدلہ لے کر بھی میرے نقصان فائدے میں نہیں بدل سکتے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ در حقیقت میں اسے سامنے پا کر اچھا فیل نہیں کر رہا کہ بہرحال انسان ہو، لیکن یہ آنکھ سے اوجھل ہو جائے گی تو گنجائش نکل آئے گی۔ میں 9 سال سے ایک کرب برداشت کرتے ہوئے اپنے معمولات نمٹاتا رہا ہوں، اب تو میری بچی میرے پاس ہے، زندگی ضرور ہلکی محسوس ہوگی۔ یہ اور بات کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر پہلا ہمسفر مجھے ہمیشہ یاد آتا رہے گا۔ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ میری کزن تھی، ہماری 7 سال منگنی رہی تھی، ایک رومانٹک پیریڈ ہوتا ہے یہ۔ اس سے رفاقت کے اتنے پہلو رہے کہ ہمیشہ اس کی کمی محسوس ہوگی۔ دنیا میں بے شمار انسان آزمائے جاتے ہیں، میری آزمائش شاید اسی طرح لکھی تھی۔
ये कहकर नईम साहब ने एक बार फिर बाकी की पेशानी पर बोसा दिया। माफ़ कीजिए, इतनी देर हो गई और मैंने आप लोगों को पानी तक पेश नहीं किया। नईम साहब को यकदम ध्यान आया तो उठ खड़े हुए, एक खिफ़त भरी मुस्कुराहट के साथ। प्लीज़ कोई तकल्लुफ़ नहीं, हम फिर आएंगे बाकी से मिलने। उस वक्त तक आपकी मिसेस भी आ जाएंगी तो मिलकर चाय पियेंगे, रीबा ने कहा। नहीं, खैर ऐसा तो मुमकिन नहीं कि आज इतनी बड़ी खुशी के मौका पर आपको इस तरह रुखसत कर दे। साहब, आपने मुझे माफ़ कर दिया, आप मून साहब को भी बोलो मेरे को माफ़ कर दें, सज़ा ना देवें, मैं कोर्ट चली जाऊंगी। तभी बुढ़िया की खामोशी टूटी। वो नईम साहब के पाँव छू रही थी। मैं तो अभी खुद में तुम्हें माफ़ करने का हौसला नहीं पाता। तुम्हारी वजह से जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह हुई। तुम्हारे लिए सज़ा ज़रूर होना चाहिए। तुम्हारा क्या एतबार यहाँ से निकलकर फिर किसी के घर में आग लगा बैठो। मैं अब तक इसलिए खामोश रहा कि शायद नईम साहब तुम्हारे लिए कोई सज़ा तजवीज़ करें। मोहन ने बगैर हिचकिचाहट के माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी नज़र के सामने एक मासूम बच्ची भी हाथ पांव पटक कर रो रही थी। टैक्सी का एक शीशा रोशन था जो उसके दिमाग में अंधेरा करता था, दिल में कोई दीप नहीं जलने देता था। नईम साहब खामोश रहे और फिर बाकी का हाथ थामकर ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। साहब, आप मेरे को बख्श दो, अब मैं किसी का बच्चा नहीं उठाऊंगी। बुढ़िया खौफ से रो रही थी। नहीं, तुम्हारा एतबार नहीं किया जा सकता। तुम तो उस मासूम बच्ची को भी हथियाने के चक्कर में थी, जबकि तुम्हारे पास 2 मौजूद थीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब तुम्हें आज़ाद छोड़ा जाए। मोहन के अंदाज में कतईयत थी। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इसकी शक्ल से चिढ़ हो रही है। रीबा ने दांत पीसकर बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया हाथ बांधकर उसी के सर हो गई। अब तुम खामोश होकर बैठ जाओ, वरना अभी पुलिस को फ़ोन करके यहीं बुला लेंगे। दिमाग ख़राब नहीं करो। रीबा को उसे खामोश कराने के लिए धमकी देना पड़ी। बुढ़िया यकदम सहम कर उसी तरह बैठी रह गई। बेटे, गम कुर्बत का बाइस भी बनता है। सब्र के बगैर हो तो दीमक बन जाता है, खोखला भी कर देता है इंसान को। क्यों बोझ लिए फिरता है? पहले सब्र के करीने ले लो, पीतल सोना बन जाएगा। तुम तो माशाल्लाह होनहार बच्चे हो। सब्र कैसे आता है अब्बा जी? मज़ाहिर के लहजे से थकन टपकती थी। अल्लाह की तौफीक से आप उसे खुश रखने की नीयत करके सुबह बिस्तर छोड़ा करें। कुर्बत बढ़ेगी तो बहुत ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अब्बा जी ने मुस्कुराकर मज़ाहिर को गले से लगा लिया। मुझे क्या करना चाहिए? इंसानों के गम दूर करने के लिए दामे दरमे सुखने कदमे कोशिश किया करें। छोटी भलाई को कभी छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि नतीजा आपको नहीं मालूम और भलाई का सिला उसके नतीजे पर इन्हिसार करता है। इस दुनिया में बाज़ दाग ऐसे भी होते हैं जो 7 समंदर भी नहीं धो सकते। जिनको लगे हों वो अपना इलाज किया करें। कैसे करें, इस तरफ भी तो तवज्जो फरमाइए। खुद अपनी भूल से दाग लगा हो तो तन्हाई में नदामत के आंसू से धोएं। दाग किसी की गैर जिम्मेदारी की वजह से लगा हो तो अपना आप संवारें। अपनी ज़ात समरबार करें, अपना बर्तन रगड़ रगड़ कर मांजते रहें। ऐसा चमकदार पुरकशिश बना कर रखें कि लोगों का दिल चाहे अपना दूध उसमें डालें कि किसी को दूध फटने का खौफ अंदेशा ना हो। अल्लाह के यहाँ भी सब अपना ज़ाती अमाल नामा लेकर पेश होंगे, कोई किसी का ज़िम्मेदार ना होगा। अपनी तसल्ली को ये काफ़ी समझो बेटे, यहाँ सब अपना अपना काम करने आए हैं, उसी की बाबत पूछ पड़ताल होगी। नूह का बेटा दाग था, मगर वो अपने बाप की ज़ाती चमक नहीं धुंधला सका। मेरे बच्चे, हर इंसान अल्लाह का एक प्रोग्राम है, उसे यहाँ आकर अपना कोई किरदार अदा करना होता है। आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ दयानतदारी से अदा कीजिए। आपके ज़मीर के इत्मीनान के लिए ये काफ़ी है। अपना घर बसाइए। जानते बूझते खुशियों से आंखें चुराना भी कुफरान नेमत है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब्बा जी ने मोहब्बत भरी नज़रों से मज़ाहिर की तरफ देखा। मज़ाहिर ने यूँ गर्दन झुकाई गोया असबात में जवाब दे रहे हों। एक बात याद रखिए, ये रूहानी तवानाई महफूज रखने का नुस्खा है। किसी के बारे में बिला ज़रूरत तजस्सुस ना कीजिए। अंदाज़े लगाने और शक करने से परहेज़ कीजिए। जैसे जैसे रूहानी तवानाई स्टोर होती है, वैसे वैसे अल्लाह से कुर्बत बढ़ती है, दुआएं कबूल होती हैं, ग़ैबी मदद होती है। तजर्बा कीजिए, इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। जी, मज़ाहिर ने उनकी बात की तह में उतरने की कोशिश की। आप ऐसा कीजिए, बाद नमाज मगरिब फ़र्ज़ कीजिए। आपने तमाम बोझ अब्बा जी की झोली में फेंक दिया है, वो पोटली बनाकर समंदर में खुद ही फेंक देंगे। चाय पियेंगे आप? अब्बा जी ने हंसते हुए कहा और चाय का पूछने लगे। नहीं, आप कोई तकलीफ़ मत कीजिए, बस अब उस्तानी जी से मुलाकात के बाद इजाज़त चाहूँगा, मज़ाहिर ने कहा। हाँ ठीक है, अभी नमाज मगरिब में कुछ वक्त बाकी है। आप यकीनन तकल्लुफ़ कर रहे हैं। एक प्याली चाय पीकर नमाज अदा करते हैं, फिर आप उस्तानी से मुलाकात कीजिएगा। अंदर पैगाम दे चुके हैं चाय के लिए भी और आपकी आमद से मुतल्लिक भी। वो खुद आपसे मिलने को बेकरार हैं। अब्बा जी ने मज़ाहिर को तसल्ली दी तो वाकई मुतमईन से हो गए। आप तो इतने प्यारे बेटे हैं कि आपसे मोहब्बत हो गई है।
کچھ سعید روحیں دنیا میں آتی ہی اس لیے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ آپ کی پیشانی کی چمک بتاتی ہے دنیا میں آپ کو بے پناہ عزت ملے گی۔ مالک عزوجل کی رضا سے حوصلہ رکھیں۔ جب رشتوں کو اصل مالک سے زیادہ اہمیت دیں گے تو ہمیشہ سکون کی تلاش رہے گی۔ صرف اپنے مالک حقیقی کی وجہ سے رشتوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اس کی رضا کی خاطر رشتہ قائم کریں گے، اس کی رضا کی خاطر رشتہ ختم کریں گے، یعنی اس سے زیادہ اہمیت کسی کو نہیں دیں گے، تو نامکمل انسانوں کی جانب سے ملنے والے دکھ تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اتنے میں ابا جی کا پوتا چائے لے کر اندر داخل ہوا۔ چلیے چائے پیجیے، اذان بھی بس ہونے ہی والی ہے۔ ابا جی نے ایک پیالی اٹھا کر مظاہر کو پہلے دی، جو انہوں نے شکریہ کہتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ تھام لی۔ ماہنور کیسی ہے مظاہر بیٹا؟ استانی عائشہ پوچھ رہی تھی۔ مظاہر یکلخت سوچ میں پڑ گئے کہ کیا جواب دیں۔ میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگی، وہ اب قمر آنٹی کے ساتھ نہیں ہے، پاشا کے ساتھ الگ گھر میں ہے، میں وہاں نہیں جا سکا، مظاہر نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی فون پر بات نہیں ہوئی آنٹی سے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہوئی تھی، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہیں، پوچھ رہی تھیں کہ کب لینے آؤں۔ میں نے ماہنور کا پوچھا تو بولیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ماہنور پاشا کے ساتھ الگ رہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تو ہے، ورنہ وہ مجھے ضرور اطلاع کرتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ پھر آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اگر آپ وہاں جانا چاہتی ہیں تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، مظاہر نے پیشکش کی۔ ہاں خیر، نوکوٹ جانے سے پہلے مجھے ان کے پاس جانا تو ہے، میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں، مگر اس وقت تو رات پڑ گئی ہے، پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی۔ وہ استفہامیہ انداز میں بول رہی تھی۔ نہیں، ابھی ایسی زیادہ رات نہیں ہوئی، میں تو اب صبح تک فارغ ہوں، آپ کو لے جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابا جی سے اجازت لیتی ہوں، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ وہ اپنی چادر درست کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مظاہر کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ واپس آئیں تو ہمراہ ابا جی بھی تھے۔ اچھا بیٹا، اللہ سے دعا ہے آپ بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچے، وہاں پہنچ کر فون ضرور کر دیجیے گا۔ جی، مظاہر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا جی دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ ماشاءاللہ آپ کی گاڑی بہت شاندار ہے، ابا جی نے محبت سے کہا، جیسے مظاہر کو خوش کر رہے ہوں۔ جی شکریہ، ہماری کیا، سرکار کی امانت ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ عائشہ، آپ ایک دن مظاہر کی اس گاڑی میں بھی بیٹھیں گی جس پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا؟ انشاءاللہ، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ آنکھوں سے چند قطرے ٹپکے اور چہرے کی گرد لپٹی چادر میں جذب ہو گئے۔ اس دنیا میں بہت سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں اور راز ہی رہتے ہیں۔ تم نے دوبارہ فون کر کے حال احوال تو پوچھا ہوگا؟ قمرالنساء پوچھ رہی تھی۔ اس وقت مظاہر، قمرالنساء اور استانی عائشہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جی نہیں، بس اسی روز آپ کی تاکید کے بعد فون کیا تھا، مظاہر نے جواب دیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ماہنور ہماری زندگیوں میں تبدیلی بن کر آئی ہے، پاشا پر بھی ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، مگر پتہ نہیں ماہنور کو کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ شروع میں جب سے آپ کے پاس سے آئی تھی بالکل ٹھیک رہ رہی تھی، میرا اور پاشا کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، بس اچانک ہی اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ مرد ذات کی زور آوری کا مقابلہ اسی جیسی حرکتیں کر کے نہیں کیا جاتا، مگر وہ جیسے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی۔ میں نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا کہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے، نکاح سے پہلے ہی تم پر سب کچھ ظاہر تھا، پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد رد عمل کرنا بے وقوفی ہے۔ مظاہر نے بھی حصہ لیا۔ آپ نے اچھی کوشش کی، مگر میرا خیال ہے کچھ ضرور ہوا ہے جو وہ رد عمل کر رہی ہے۔ وہ تو بند گلی میں کھڑی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ ہے۔ کل ایسا کرتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کچھ اسے احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے اس کا نصیب، استانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، آپ وقت بتا دیں، اگر میں آفس سے نہ نکل سکا تو گاڑی بھجوا دوں گا، رات کو آپ کو لینے آ جاؤں گا، مظاہر نے سہولت دی۔ لیکن بیٹے مجھے اس کے گھر کا پتہ تو معلوم نہیں، قمرالنساء نے کہا۔ آپ نے اپنے بیٹے کا گھر ہی نہیں دیکھا آج تک؟ استانی عائشہ حیرت سے بولی۔ نہیں دیکھا تو ہے، مگر اس کا نوکر رات کو لے کر گیا تھا جب اس نے ماہنور کو وہاں رکھا تھا نکاح سے پہلے، ایک مرتبہ تو مجھے دن میں بھی راستہ یاد نہیں ہوتا، قمرالنساء قدرے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ چلیں خیر، فون نمبر ہے میرے پاس، میں ایڈریس معلوم کر لوں گا، مگر پھر شام ہی کو آپ کو لے جا سکوں گا، مظاہر اٹھتے ہوئے بولا۔ کھانا تیار ہے بیٹا، کھانا کھا کر جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، قمرالنساء نے آداب میزبانی نبھائے۔ بہت شکریہ، وہاں گھر پر بڑی اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں کھانا گھر پر کھاتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، مظاہر نے صاف معذرت کی۔ اچھی بات بیٹا، سب کا خیال رکھتے ہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ٹھیک ہے خالہ جان، پھر کل ملاقات ہوگی، مظاہر استانی عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہ ترچھے زاویے سے مکمل پردے کی حالت میں بیٹھی تھی، اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے بولی تھی۔ مظاہر قمرالنساء کے ہمراہ لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ رات سے صبح ہو گئی اور پاشا کا دور دور پتہ نہ تھا، وہ انتظار کر کر کے تھک گئی اور صبح 7 بجے اسے قدرتاً نیند نے آ لیا۔
आँख खुली तो सहपहर के 3 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर नीचे आई, सब जगह झांकती ताकती, मगर कोई मुलाजिम तक नजर नहीं आया। अजीब सी तशवीश ने आ घेरा। उसने किचन में बटलर को देखा, वो भी नहीं था। इतने वसीओ अरीज घर का पूरा हॉल सन्नाटा। उसका दिल बैठने लगा। बिस्तर से उठते हुए भूख का जो एहसास था वो भी ख़त्म हो गया। या अल्लाह, हॉस्पिटल गया था, कहाँ रह गया। तरह तरह के वहम परेशान करने लगे। कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो गई थी। कार भी खुद ही ड्राइव कर रहा था। इधर उधर टहलते बस मनफी ही सोच रही थी। बटलर भी जाने कहाँ गायब था। उसने चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि वह छुट्टी गया है, और यह भी कि पता नहीं कितनी छुट्टी गया है। शाम तक उसने सिर्फ 1 कप चाय पी थी। खाने का दिल ही नहीं चाहा। बस लाउंज के एक सोफे पर बाजू आंखों पर धरे लेटी रही, सोचती रही। 7 बजे के करीब फ़ोन की बेल हुई। वो गिरती पड़ती फ़ोन सेट तक पहुंची और बहुत बेताबी से रिसीवर उठा लिया। माय गॉड, कहाँ हैं आप? ये क्या तरीका है? कम से कम फ़ोन तो कर देते। सुबह से भूखी प्यासी मर रही हूँ। वो जैसे फट पड़ी। क्यों मर रही हो भूखी प्यासी? घर में खाने को भी बहुत है और अंडरग्राउंड टैंक में पानी भी बहुत है। मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। वो घर तुम्हें दे दिया, जैसे मर्जी रहो, मगर वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। क्या मतलब है? महानूर ने समाअत के धोखे पर महमूल किया। फ़ोन का एयरपीस ठीक काम कर रहा है तो अल्फाज कान तक ज़रूर पहुँचे होंगे। बैठी मतलब निकालती रहो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। पाशा की तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। महानूर रिसीवर कान से लगाए गुमसुम सी बैठी रह गई, जैसे नई मुसीबत का यकीन ना आ रहा हो। उफ़, अब क्या करे? इस हसीन कैद खाने में क्यों कर दिन रात करे? उसके दिमाग ने गोया काम करना छोड़ दिया था। उसने आहिस्तगी से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और सर थाम कर बैठ गई। उसने भूख से बेहाल होकर एक सैंडविच चाय के साथ लिया था। फिर कैद से रिहाई के एहसास की खातिर वसीओ अरीज लान में चली आई। बंद गेट की तरफ हसरत आमेज़ नज़र से देखा। चौकीदार स्टूल पर बैठा था, गन ज़मीन पर टिकाई हुई थी और जैसे किसी ख्याल में गुम था। पहली नज़र में कोई मुजस्समा दिखाई देता था। वो आहिस्तगी से चलती हुई चौकीदार के नज़दीक आ खड़ी हुई, मगर चौकीदार ने कोई जुम्बिश ना की। गोया उसे महानूर की आमद का एहसास ही नहीं हुआ था। महानूर ने खंकार कर गला साफ किया। तब चौकीदार ने चौंक कर सर उठाया और हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और माथे तक हाथ ले जाकर फौजी अंदाज में सलाम किया। जी बेगम साहब। कुछ नहीं, वैसे ही आ गई थी तुम्हारे पास। सारा दिन चुप यहाँ ड्यूटी देते रहते हो, तुम्हारा दिल नहीं घबराता चुप बैठे बैठे? महानूर ने बात पर आए बात की। पेट सब कुछ कराता है बेगम साहब। हम बहुत जगह चौकीदारी किया है, पर जितना पैसा हमको इधर मिलता है कोई नहीं देता। पहले हम कमाता था और खाता था, अब हम बचत भी करता है। बीवी बच्चा को हार्ट का चक्कर भी लगाता है। हम अपना बूढ़ा माँ को पैसा भी देता है। अब हम खुश है, मर्जी का ज़िंदगी है। चुप है तो क्या बात, खुश तो है। महानूर चौकीदार की सूरत तकती रह गई। चुप रहकर भी खुश है, अकेला भी खुश है। कितना खुशकिस्मत है कि सुख और खुशी का एहसास तो है। इधर खाने को भी अच्छा मिलता है, साहब वर्दी भी देता है, गर्मी सर्दी का कपड़ा भी। मालूम पड़ता है ग्रेड 19 का अफसर है हम। अपना हुक्मरानी है, जिसको बोलता है इधर नहीं आना वो चला जाता है, जिसको बोलता है अंदर जाओ वो आ जाता है। चौकीदार बात के इख्तिताम पर बड़े तफाखर से मुस्कुराया। महानूर ने एक मरतबा फिर बड़े रश्क से चौकीदार का मुतमईन चेहरा देखा। इतने बड़े घर में बहुत खामोशी है, मेरा तो दिल घबराता है। वो बेइख्तियार बोली। अभी आपको आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, फ़िक्र का बात नहीं। चौकीदार ने तसल्ली दी। ऐसी तसल्ली कि महानूर का दिल बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता, खुदा मालूम इस आहिस्ता आहिस्ता की मुद्दत क्या है। तुम अपने बीवी बच्चों के पास कितने दिन में जाते हो? उसने पूछा। हमारा ड्यूटी शाम 6 बजे से शुरू होता है, सुबह 8 बजे तक। 8 बजे दूसरा चौकीदार आता है। सुबह से शाम तक अपना घर में होते हैं हम, अपना बच्चा लोग के साथ। 15 दिन तक हमारा रात का ड्यूटी होता है, 15 दिन तक दिन का ड्यूटी होता है। बड़ा अच्छा नौकरी है, हम बहुत खुश है। चौकीदार का अंदाज़ इस्तगना काबिल दीद था। आपका बच्चा मच्चा नहीं है, इस वास्ते भी आप खामोशी से घबराता है। बच्चा हो तो घर में रौनक होता है। साहब बड़ा आदमी है, बहुत मसरूफ़ रहता है। आप ठीक बोलता है। फिर आप किससे बोलो? साहब फैमिली वाला को सर्वेंट क्वार्टर नहीं देता है, इससे भी कोठी में रौनक हो जाता। तुम्हारे साहब खुद तो तन्हाई में 1 मिनट रहना पसंद नहीं करते। और वो जलकर बोली थी, मगर खुद ही बोलते बोलते रुक गई। बड़े आदमी का बड़ा बात है बेगम साहब। साहब खुद भी खुश रहता है, दूसरा लोग को भी खुश करता है। खान ने साहब की दिल खोलकर तारीफ़ की। पता नहीं वो दूसरा लोग कौन है, वो जलकर बड़बड़ाई। आप खुश रहा करो बेगम साहब, इतना बड़ा आदमी का बेगम है, इतना बड़ा बंगला का मालिक है, अच्छा वाला मोटर है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र है। खान ने उसकी बोरियत महसूस कर ली थी। बड़े खलूस से मशवरा दिया। इन सब चीज़ों से खुशी मिलती है, महानूर ने तल्खी से कहा और आरास्ता से लान पर दूर तक नज़र दौड़ाई। और क्या, इन सब के लिए तो खुदा का बंदा भाग दौड़ करता है, फिर भी नहीं मिलता है। ये सब किस्मत से मिलता है।
خان نے فلسفہ بگاڑا۔ تمہارے خیالات سے تو مجھے اتفاق نہیں، مگر چلو غنیمت ہے اس ویرانے میں کوئی بول رہا ہے۔ اس کے لہجے میں رعایت نہیں تھی، وہ قطعی اور صاف گو انداز جو غنی کے لہجے میں غیر محسوس طور پر آ جاتا ہے۔ یہ تو بات آپ کا ٹھیک ہے، خان نے بڑی سادگی سے اتفاق کر لیا۔ تمہارے بچے پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اسے تو اس وقت باتیں کرنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ہمارا 9 بچہ ہے، 5 پڑھتا ہے انگلش میڈیم میں، 4 ابھی چھوٹا ہے، خان نے انگلش میڈیم پر زور دے کر بڑے فخر سے بتایا۔ 4 بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسکول میں داخل نہیں کیا جا سکتا، انگلش اسکول میں تو 3 سال کا بچہ بھی داخل ہو جاتا ہے، ماہنور نے تعجب سے کہا۔ ظاہر ہے بچوں میں 6 مہینوں کا گیپ تو ہونے سے رہا۔ سب سے چھوٹا بچہ ہمارا 3 مہینے کا ہے، اس سے بڑا 1.5 سال کا، اس سے بڑا 2 سال کچھ اوپر کا، اور اس سے بڑا 3 سال کچھ اوپر کا۔ ہمارا گھر والی اتنا چھوٹا بچہ اسکول بھیجنے کو نہیں مانتا ہے۔ 3 بچہ ہمارا فوت ہو گیا، ورنہ ہمارا 8 بیٹا اور 4 بیٹیاں ہوتی۔ خیر اللہ کا مرضی۔ خان نے تاسف اور رضامندی کا ملا جلا اظہار کیا۔ بچوں کی پڑھائی پر تو اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، تنخواہ میں کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ ماہنور کو حیرت ہوئی۔ بچوں کا تعلیم کا خرچہ صاف دیتا ہے، ہم اس کو خرچہ کا رسید دکھا کر پیسہ لے لیتا ہے۔ ہم آپ کو بولا نا، ادھر ہم افسر ہے، ہم گاؤں میں اپنا تنخواہ بتاتا ہے، سہولت بتاتا ہے تو ادھر کا لوگ بولتا ہے چمن خان تم کراچی میں نہیں دبئی میں ہے۔ یہ خلوص اور انسانیت تو نہیں، بندوں کو باندھے رکھنے کی ٹرک ہو سکتی ہے۔ انسانیت ہوتی تو آج میں اس حال کو پہنچتی۔ بہت اچھی بات ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بہار کچھ دن کی ہے، جب تک تمہارے صاحب کو کوئی سوا سیر نہیں ملتا، ماہنور نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا اور بند گیٹ کے ڈیزائن کا جائزہ لینے لگی۔ بیگم صاحب آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اندر کسی نوکر کو نہیں بولنا کہ آپ ہم سے لمبی بات کیا ہے، اور صاحب لوگوں سے فالتو بات منع ہے۔ خان کو اچانک کوئی دھیان آ گیا۔ مجھے کیا پڑی ہے، تم غم نہ کرو، ماہنور نے تسلی دی۔ بٹلر آتا ہے ادھر کو، خان نے تھوڑا ڈرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا تو ماہنور چونک کر پلٹی اور سنبھل کر واک کے انداز میں چلنے لگی۔ میم آپ کا فون ہے۔ فون؟ اس کے حواس چونک پڑے، کس کا ہے؟ صاحب کی مدر کا، اس نے مؤدبانہ کہا اور ایڑیوں پر گھوم گیا، اور وہ تقریباً دوڑتی ہوئی فون سیٹ تک آئی۔ السلام علیکم اماں۔ خوشی سے اس کی آواز کانپ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیا حال ہے؟ قمرالنساء کے لہجے میں بھی بےتابی تھی۔ حال مت پوچھیں، آپ کی آواز سے اس ویرانے میں بہار آ گئی ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں گی تو آرام سے فون کروں گی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کر لیا۔ اس نے نارمل ہو کر بات کرنے کی کوشش کی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات، ہر وقت دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہتا ہے، قمرالنساء بولی۔ اور وہ نیک بخت کیسا ہے، گھر پر تو نہیں ہے؟ تمہارا نوکر بتا رہا تھا۔ وہ پاشا کی بابت پوچھنے لگی۔ جی، اور اب شاید وہ اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہے کیا مطلب، کہاں گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ قمرالنساء بے ربط ہونے لگیں، تشویش و اندیشہ ان کی آواز سے ابلنے لگے۔ اب فون پر آپ کو کیا بتاؤں، آپ آ جائیں، سامنے بیٹھ کر سب کچھ بتا دوں گی۔ اماں یہاں میں بالکل اکیلی ہوں، پلیز آپ کسی طرح آ جائیں، ماہنور کی آواز بھرانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، مگر پتہ تو چلے وہ کہاں گیا ہے، کیا پھر پولیس؟ وہ بولتے بولتے رک گئیں۔ نہیں خیر، ابھی ہماری پولیس کے اتنے حوصلے کہاں، وہ جیسے جل کر بولی۔ اچھا، قمرالنساء جیسے سوچ میں پڑ گئیں۔ یہ استانی آئی ہوئی ہیں، ذرا ان سے سلام دعا کر لو۔ قمرالنساء نے خود ہی راستہ بدل دیا۔ استانی آئی ہوئی ہیں، ماہنور خوشی سے بولی۔ کاش وہ یہاں آ جاتی، مجھے اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے، ورنہ تو میں اس ویرانے میں دم گھٹنے سے مر جاؤں گی۔ آپ رسیور دیں استانی کو۔ وہ جلدی جلدی یوں بولی جیسے بھوکا اتفاق سے ملنے والی روٹی کھا رہا ہو۔ لو یہ بات کرو، قمرالنساء نے کہا اور لمحاتی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، استانی کی دھیمی آواز اس کی سماعت کو خوش آئی اور جیسے مرجھائے سبزے پر پانی پڑ گیا تھا۔ ماہنور کے اندر خوشی کی لہریں دورہ کرنے لگیں۔ السلام علیکم خالہ جان، وہ پورے مسرت سے بے حال کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو اپنے گھر میں، وہ کہہ رہی تھی۔ اپنا گھر؟ ہاں، آپ خالہ جان جیل کی VIP کلاس کہیے، جیسے کوئی سیاستدان نظر بند ہو، اس نے بہت دکھی لہجے میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، آزمائش پتھروں کی نہیں انسانوں کی ہوتی ہے، بس آزمانے والے سے ربط دوستی رہنا چاہیے۔ بہت اچھا موقع ملا ہے تمہیں اللہ سے قربت کا، بیکار و فضول قسم کے دھندوں سے بچی ہوئی ہو، استغفار کیا کرو اور اسے بہت یاد کیا کرو۔ آزمائش وقتی ہوتی ہے، مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتی۔ ہر آزمائش کسی تبدیلی کا نشان ہے۔ کتاب محفوظ میں صاف تو لکھا ہے، ناؤز باللہ کیا پیارے دوست و غمخوار رازدار کی بات پر اعتماد نہیں؟ لکھا ہے نا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خالہ جان یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا سزا؟ انسان تو ہر تکلیف کو ہی آزمائش کہتا ہے۔
उस्तानी आयशा के खामोश होते ही उसने बेसब्रे अंदाज में सवाल किया। बहुत आसान निशानी है, आजमाता है तो साथ सब्र, इस्तकामत और ईमान की कुव्वत से भी नवाजता है, जबकि हालत सज़ा में हालत बेचारगी हुआ करती है। ईमान भी डामाडोल होता है और ख़यालात भी बेरब्त व बेमानी। चारों तरफ अंधेरा होता है और बंद दरवाजे कभी ना खुलने पर दिल जम जाता है। सोने से पहले, सोने के बाद ये कैफियत मुस्तकिल होती है, किसी सूरत नहीं बदलती। इंसान हर आन बस मौत की ख्वाहिश से दो चार हो जाता है। वो मौत को वाहिद रास्ता समझता है तब्दीली का। ऐसे में इंसान को कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपने ज़ालिम होने का एतराफ़ करना चाहिए। कुछ पर इतनी ही शर्मिंदगी का कोई एक कतरा उस गफूरुर रहीम को पसंद आ जाए और सज़ा से निजात मिल जाए। हौसला यानी मैं उन औरतों के नाज नखरे उठाऊं, उनकी खिदमत करूं और मज़ीद खिदमत के लिए अपना शोहर उनके हवाले कर दूं। उसके लहजे में खुद ब खुद तलखी सी घुल गई। नहीं, वो औरतें तुम्हारी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं। अलबत्ता तुम्हें अपने शोहर के तमाम हकूक़ अदा करना होंगे, कतई नज़र इस बात से कि वो किस तरीके से तुम्हारा शोहर बना है। क्योंकि शरई तरीके से निकाह हुआ है, इसलिए वो तुम्हारा शोहर है और उसके हकूक़ साबित हैं। मेरी बात पर गौर करना, खुद ब खुद आसानी का कोई हल तुम्हारे जहन में आ जाएगा। इंशाअल्लाह बाकी बातें तुमसे मुलाकात पर होंगी। पता नहीं मुलाकात भी कब होती है, उसने यासियत भरे अंदाज में कहा। मज़ाहिर कल का कह गए हैं, इंशाअल्लाह कल तुमसे मुलाकात होगी। जिनके शोहर परदेस में रोज़ी कमाते हैं, वो औरतें भी तो तन्हा अपना घर संभालती हैं। घर में दसियों काम होते हैं, उनमें मसरूफ़ रहने की कोशिश करो, उस्तानी आयशा ने मशवरा दिया। यहाँ तो हिलकर पानी नहीं पीने दिया जाता। पानी लेने जाओ तो किसी तरफ से मुलाजिम निकल आता है। जी बेगम साहब, हुक्म, वो तंजिया बोली। ठीक है, वो तुम्हारा मुलाजिम है, पूछना उसकी ड्यूटी है। तुम कह दिया करो कि जाओ तुम कोई दूसरा काम करो, मुझे पानी पीना है, खुद पी लूँगी। वो तुम्हारे हाथ पाँव बांध कर तो पानी नहीं पिलाएगा, उस्तानी आयशा मुस्कुराते हुए कह रही थी। मुस्कुराहट का अक्स उनकी आवाज़ से मतरश्शे था। ज़रा गौर से घर का जायज़ा लो। मुलाजमों पर इन्हसार करने वाले घर में घरेलू काम की आदी औरत के लिए बहुत काम निकलता है। तुम फ़ोन बंद करके ज़रा अपने घर का जायज़ा तो लो। उस्तानी आयशा उसी साबका अंदाज में हम कलाम हुई। महानूर खामोश रही। वाकई उसने घर की मालकन की नज़र से तो इस घर का जायज़ा लिया ही नहीं था। बज़ाहिर तो बड़ा डेकोरेटेड घर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, उस्तानी आयशा ने खुद ही खुदा हाफिज़ कहा। वो समझ गई थी कि उसकी खामोशी का मतलब है वो कुछ गौर कर रही है। आरफा और ताहिर अली ने बड़ी अम्मा की बात मान ली थी और बड़ी अम्मा के घर से शमसा की रुखसती पर रजामंद हो गए थे। जमाल की वालदा और खाला भी इंडिया से आ चुकी थी। घर में हकीकी मानों में रौनक उतर आई थी। निशात तो ऐसी तकरीबात में लीडिंग रोल अदा किया करती थी, वो भी आकर बराजमान हो चुकी थी। शमसा का ठिकाना नीचे और जमाल का दूसरी मंजिल पर चांद के कमरे में था। बड़ी अम्मा ने उपटन घर में तैयार किया था। वो थाल में लिए किसी तरफ जा रही थी कि जमाल से मुठभीड़ हो गई। इतनी सारी हल्दी का क्या करेंगी दादी जान? उसे गमे दौरा के भी दौरे पड़ते थे। उई नौज हल्दी, मार जान हलकान हो गई, कूट छान करते उपटन है ये, तुम्हारे और शमसा के लिए तैयार किया है। बड़ी अम्मा ने बुरा मानकर जवाब दिया। बड़ी तौहीन हुई थी उनकी मेहनत मुशक्क़त की। ख्वामख्वाह आपने मेहनत की दादी जान, दुल्हन को तो पार्लर में तैयार होना होता है और मुझे तो इसकी खुशबू से ही एलर्जी है। प्लीज़ आप ये शमसा को ही लगाइएगा। जमाल ने खासे खौफजदा अंदाज में उपटन के पाउडर को देखा। कोई ज़रूरत नहीं है अलीज़ पलीज़ करने की, उम्र में एक बार ये नसीब खुलने का वक्त आता है। इन रीतों रस्मों से तो रौनक होती है, बेवकूफ़ कहीं के। हद हो गई जमाल भाई, लड़के तो खूबसूरत दिखाई देने के लिए जाने क्या कुछ करते रहते हैं, आप उपटन से घबरा रहे हैं। ये बड़ी अम्मा का तैयार करदा उपटन है। जब आप इससे फैज़याब या मुस्तफ़ीद होंगे तो देखिएगा गोल्डन रेज आपके चेहरे से निकलती दिखाई देंगी। ऐसा नूर के देखने वाले एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। लड़कियां सोचेंगी काश ऐसी स्किन उनकी होती तो मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेती। मज़हर ने बड़ी अम्मा के तैयार करदा उपटन की तारीफ़ और बड़ी अम्मा की तायद में अल्फाज चुने। इसकी तो खुशबू में खुशगवारी नहीं, तो खैर अगर मैं कुछ बोलूँगा तो दादी जान नाराज़ हो जाएंगी। जमाल को बड़ी अम्मा के मिजाज की नज़ाकत का ध्यान हुआ। अरे बेटा, अभी इसमें गुलाब का अर्क, चंबेली का तेल पड़ेगा, फिर देखना कैसी खुशबू फूटेगी। हफ्तों जिस्म से नहीं जाएगी। हफ्तों? जमाल के होश उड़ गए। मैंने तो लोगों से बड़ी अम्मा के उपटन की इतनी तारीफ़ सुनी है कि साल साल भर दीवारों तक से खुशबू आती है। इंसान का जिस्म क्या चीज़ है। इजहार भी गीले बाल तौलिए से रगड़ता नज़दीक आ चुका था। ए हाँ, तुम क्या बांधोगे? तुम्हार तो ये बांधता है। बड़ी अम्मा ने नाराज़गी से इजहार की तरफ देखा। जने क्या गुनाह हो गया, माँ रवाई तवाई बके चले जाते हैं। अरे बच्चों, खुशी की बातें हैं, मुकदमा बना लिया इस उपटन को। 2 दिन नीचे चौकी पर बिठाकर खुद मलूंगी अपने बच्चों को, देखना कैसा नूर आएगा। बड़ी अम्मा ने बड़े दुलार से कहा। यानी हम सबके? इजहार ने ताज्जुब से पूछा।
तुम्हें तो तब लगाऊंगी जब तुम्हारा वक्त आएगा। मैं तो जमाल और शमसा की बात कर रही हूँ बेवकूफ़। बड़ी अम्मा का मूड बहाल हो चुका था। अभी आपका बुरा वक्त नहीं आया, इंतज़ार फरमाइए। मज़हर ने इजहार की पीठ सहलाई। तुम्हारे मुंह में खाक, ये तो नसीब खुलने का नेक वक्त होता है। बोले चले जाएंगे, ना सर ना पैर। वो अपने रास्ते बढ़ी। ए इजहार, वो रीबा को तो जाकर ले आ। मेरी बच्ची के बिना क्या रौनक घर में। मोन के इंतज़ार में बैठी होगी कि आए तो ले जाए। चने वो कब घर पहुँचे। ऐसे मौक़ों पर तो बहनों को खुद लेने जाते हैं। बहनों का मान बढ़ता है ससुराल में। टेलीफोन तो मैंने कर दिया था कि तैयारी रखो, भेजती हूँ तुम्हारे किसी भैये को। मुश्किल है बड़ी अम्मा, वो आज जो आ जाए। आजकल वो सोशल वर्क कर रही है, बिछड़ों को मिला रही है। मैं आपको बताना भूल गया कि वो जो बाकी है ना, मोमल वाली। इजहार ने निशानदही की अंदाज सवालिया था। क्या हुआ उसे? बड़ी अम्मा को फितरी तशवीश हुई। उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। रीबा ने उसके असली वालिदैन ढूंढ निकाले हैं। इजहार को अहम खबर बहुत देर से याद आई। हैं बाकी के वालिदैन? अरे तो बाकी और मोमल के वालिदैन कहो ना। बड़ी अम्मा उलझी। नहीं बड़ी अम्मा, सिर्फ बाकी के वालिदैन। मोमल उसकी सगी बहन नहीं है। उन दोनों लड़कियों को उस बुढ़िया ने अगवा किया था जो उनकी माँ बनी हुई थी। इजहार ने वजाहत की। ए मेरे अल्लाह, सच कहो मेरा तो माथा पहले ही ठनका था। इतनी उम्रदार औरत और इतने छोटे बच्चे। अच्छा, बड़ी अम्मा खुद कलामी करने लगी। अच्छा, तो तुम्हारी बहना अब पुलिस में भर्ती हो गई हैं। बड़ी अम्मा की अगली सोच फ़ौरन रीबा की तरफ गई। अरे उसने कैसे खोज लगाई? अल्लाह की पनाह ये लड़की। बड़ी अम्मा ने सर थाम लिया। ये तो आपको वो खुद ही बताएगी। अभी तो इंशाल्लाह वो मोमल के वालिदैन भी ढूंढने निकलेगी। मज़हर ने मुस्कुराकर इजहार को आंख मारी। लो, मैंने ये बोलकर इधर से निकाली थी कि इनको ठिकाने पर पहुंचाओ। ये मतलब तो नहीं था कि इनकी जड़ें खोदने बैठ जाए। खैर, ये तो कारनामा ही हुआ कि बाकी के माँ बाप ढूंढ निकाले। बड़ी अम्मा तो ये सुनकर अपने काम ही भूल बैठी। बेचारी रीबा। बड़ी अम्मा बेचारी को हमेशा ग्रेस मार्क्स देती थी, कभी दिल खोल कर नंबर नहीं दिए। ये भी कह सकती थी कि इत्तेफाक से रीबा से बड़ी नेकी सरजद हो गई है, बहुत सवाब मिलेगा। इजहार ने रीबा से इजहार हमदर्दी किया। जन्म जन्म से नफलों की भूखी है वो, मुझे कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन क्या अभी तक मोमल को गले में लटकाए फिर रही है? और उस बुढ़िया को हवालात नहीं पहुंचाया? वो नामुराद कहाँ है? बड़ी अम्मा का दिमाग तेज तेज गर्दिश करने लगा। बड़े जालिम होते हैं ये बच्चे अगवा करने वाले। बच्चों के माँ बाप तो समझो जिंदा दरगोर हो जाते हैं। बड़ी अम्मा कह रही थी। आपको पता है बड़ी अम्मा, बाकी की माँ लेडी डॉक्टर थी। रीबा ने बताया है। इजहार ने मजीद बताया। थी क्या मतलब? अब कहाँ है? बड़ी अम्मा इजहार की शक्ल देखने लगी। दूसरी दुनिया में। वो सदमे से फोत हो गई थी। ए हे, अब बीती कहूँ कि जग बीती। जिधर रुख करो नई कहानी। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। बताओ, पढ़े लिखों की औलाद इस कम सिनी में तेरी मेरी जूतियाँ सीधी कर रही थी। बड़ी अम्मा दुख से चुरमुर होने लगी। हम अपने दुखों को रोते रहते हैं, हालांकि इधर हर किसी की किसी न किसी तरह आजमाइश हो रही है। अब मोमल का क्या किया है उसने, किधर रखा है? अब बड़ी अम्मा का ध्यान फौरन मोमल की तरफ गया। उसे उसने अब्दुलसत्तार एधी के अपना घर पहुंचा दिया है। वहाँ बेसहारा औरतें रहती हैं, हाथ के काम करके भी रोज़ी कमाती हैं और उनको वहाँ खाने सोने का भी ठिकाना दिया जाता है। इजहार की रीबा से तफसीली बात हो चुकी थी। ये अच्छा किया उसने, शुक्र कोई अकल का काम किया। बड़ी अम्मा ने सुकून का सांस लिया। रीबा के गले से तो ये हार उतरे तो क्या हुआ, वो कोई हार पहन लेगी। बहुत शौक है उसे नए नए हार गले में लटकाने का। मज़हर ने हंसते हुए इजहार से कहा। असल में उनमें इंसानियत बहुत है। मुझे उनकी यही क्वालिटी बहुत पसंद आई थी। जमाल ने खासी देर बाद हिस्सा लिया। यानी क्या मतलब है आपका? हम में इंसानियत नहीं है? क्या चंगेजियत देखी है आपने हमारे अंदर? इतनी अच्छी लड़की से आपकी शादी करा रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं आप पर। यानी कि हम इंसानियत से आरी लोग हैं। इजहार ने जमाल की ठीक ठाक खबर ली। बड़े अफसोस की बात है। देखा यार मज़हर, तुम बिला वजह माइंड कर रहे हो। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम रीबा को औरों से कंपेयर करें। हम तो उनकी बेस्ट क्वालिटी की तारीफ़ कर रहे हैं। वो तो इतनी सॉफ्ट हार्टेड हैं कि बिल्ली के बच्चे तक की बैंडेज कर देती हैं, फीडर से दूध पिला देती हैं। जमाल ने घबराकर वजाहत की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सबको बिल्लियों की फलाह बहबूद के लिए एक इदारा बनाना चाहिए जहाँ से इंसानियत के सर्टिफिकेट इशू हों। इसमें जेलस होने की क्या बात है? हमने तो यूं ही कह दिया था। जमाल इजहार के ताबड़तोड़ हमलों की ताप ना ला सका, घबरा कर गोया हुआ। तौबा है इजहार, क्या बच्चे का पीछा ले लिया। एक ज़रा सी बात क्या कर बैठा। अब इस बेचारे को क्या खबर। नखड़ी नायन कटड़े मुंडे। बड़ी अम्मा ने जमाल की जान छुड़ाने को कहा। हैं बड़ी अम्मा, फिर से कहिए। असल में डे और डाल बहुत हैं, ढोल धमाके से बचने लगे। इजहार ने ज़रा तशवीश जाहिर की और वजाहत के लिए इश्तियाक जाहिर किया।
सुनने में तो ज़रबुल मिसल बहुत दिलचस्प लगी थी। ऐसी कौन सी मुश्किल बात कर बैठी? मतलब ये है कि बेकार निकम्मी फारिग बैठी नायन बैठी गाय भैंसों के बछड़ों पर ही उस्तरा फेरती रहती है। उन पर कौन सा रुआं होता है? मोटी चिकनी खाल पर उस्तरे का क्या फ़ायदा? मगर वो बेकारी में यही करती रहती है। वही हाल तुम्हारी बहना का है, ना संजीदगी ना जिम्मेदारी। इधर भइयों का लाड प्यार था, उधर सास ससुर नखरे उठाने वाले। नौकर चाकर कुत्ते बिल्लियों ही को पकड़ती फिरती हैं। भाई कुछ तो करें। बड़ी अम्मा बड़बड़ाती हुई अपनी राह चली। लगता है दादी जान ने भी कुछ माइंड किया है। जमाल एहसास जुर्म में मुब्तला हो गया। इतने हसास नहीं बनते जमाल भाई। गौर से देखिए इस दुनिया को, सभी कुछ ना कुछ माइंड किए हुए हैं। अगर किसी का मुंह इस तरफ है तो इस वजह से कि उसने उस तरफ वाले से माइंड करके इस तरफ मोड़ा हुआ है। इस तरफ वाला ये समझ रहा है कि वो उसे मोहब्बत से देख रहा है, हालांकि अगर इस तरफ। मजहर चीख मारता हुआ बाहर की तरफ दौड़ गया और सामने से आती निशात से टकराते टकराते बचा। या वहशत, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं आपा, वो इस तरफ। उसने इजहार की तरफ इशारा किया। इजहार अपने ही शोशे पर लुत्फानंदोज होकर कह लगा रहा था। जमाल नुक्ता रसी में मसरूफ़ था। निशात को बहुत मुद्दत बाद इस घर में फितरी खुशियों के रंग उतरते दिखाई दिए। रीबा बेटे, तुमने तैयारी नहीं की। तुम तो कह रही थी कि माइयों से एक रोज़ पहले चली जाओगी। शहाना बहुत दिनों बाद उसके कमरे में आई थी। रीबा टांगे फैलाए छत की सिमत घूरते हुए जाने किन सोचों में गुम थी। एकदम चौंक पड़ी और टांगे समेट लीं और खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तैयारी तो मैं कर चुकी हूँ। मोहन ने पहले ही कह दिया था कि मुझे देर हो जाएगी, ड्राइवर को लेकर चली जाना। मगर फिर इजहार भाई का फ़ोन आ गया कि मैं लेने आ जाऊँगा। बस उनका ही इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, ये तुम्हारी बहन तो शादी के बाद इंडिया चली जाएगी। फ़िलहाल रुखसती के बाद की कहाँ की अरेंजमेंट है? शहाना उसके करीब बैठ गई। वहीं बड़ी अम्मा के यहाँ ही सब कुछ होगा। शमसा रुखसत होकर फ़िलहाल तो फर्स्ट फ्लोर पर जाएगी, और कहाँ अरेंजमेंट हो सकती है? रीबा मुस्कुराई। ऐसा कोई मसला तो नहीं, ये तुम्हारा घर है, चाहो तो यहाँ भी इंतज़ाम हो सकता है। शहाना ने पेशकश की। ओह थैंक्स मम्मी, असल में चांद भाई का कमरा खाली है, वही जमाल भाई को दिया हुआ है, रीबा ने बताया। गिफ्ट क्या दोगी बहन को, कुछ सोचा है? मेरा ख्याल है तुम्हारी पुप्पो की माली पोजीशन खासी कमज़ोर है। कोई ऐसी चीज़ दे दो जो उसके जहेज़ की वैल्यू बढ़ा सके। वॉशिंग मशीन, अवन या कोई दरमियाना सा रेफ्रिजरेटर वगैरह। क्या ख्याल है? शहाना इस वक्त बहुत फुर्सत से और मूड में उससे बातें कर रही थी। नहीं मम्मी, सब लोग हस्बे तौफीक कैश ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जमाल भाई का अपना घर तो है नहीं, और सामान इंडिया ले जाना जाहिर है एक मसला होता। बड़ी अम्मा की ही तजवीज़ है कि कैश दे दिया जाए, ताकि अगर जमाल भाई पाकिस्तान में रहें तो कोई कारोबार कर लें, और अगर इंडिया में रहना चाहें तो वहीं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लें। रीबा ने जवाब दिया। ये बहुत बेहतर तजवीज़ है। ठीक है, तुम ऐसा करो, मोन की तरफ से 10,000 दे देना। क्यों? जैसा आप कहें, बल्कि आप खुद ही मोन से कह दीजिएगा। मेरी तो उनसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। तुम बीवी हो बेटे, हर बात कर सकती हो उससे। मेरा कहना कोई ज़रूरी नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम पूरे कॉन्फिडेंस से बात किया करो। शहाना ने बहुत मोहब्बत से उसे गले से लगा लिया। ये वक्त शायद मुनासिब है, बच्चे के टॉपिक पर इस वक्त मम्मी से बात की जा सकती है। रीबा ने सोचा और कदरे खंगार कर गला साफ किया। वो रीबा, तुमने सनी को घर में कब देखा था? शहाना शायद अपने मकसद की तरफ आई थी। क्या मतलब मम्मी? रीबा चौंक पड़ी। मतलब ये कि शायद वो 3-4 रोज़ से घर नहीं आया। ये शमसी की इत्तला है, उसे सनी के आने जाने का पता होता है। ओह, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? रीबा को तशवीश हुई। जब से उसकी शादी हुई थी सनी से हेलो हाय से ज़्यादा बात नहीं हुई थी। अव्वल तो वह नज़र ही कम कम आता था। हाँ, मगर इतने रोज़ कभी घर से गायब नहीं हुआ। शहाना बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। उसके दोस्तों के यहाँ पता किया? रीबा ने पूछा। हाँ, मोन ने फ़ोन करके मालूम किया था। उसका एक दोस्त भी कई रोज़ से घर पर नहीं है। उसके घर वाले भी तलाश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए ड्राइवर के साथ जाने के लिए कहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मोन का तुम्हारे साथ मुश्किल होगा और वहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा होगा। ये लड़का तो हमारे लिए मसला बन चुका है। तुम्हारे डैडी मुझे ब्लेम करते हैं कि मैंने ख्याल नहीं किया, गैर ज़रूरी लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है। सभी माएँ बच्चों से लाड प्यार करती हैं। तुम्हारे डैडी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि मैं उसे तलाश करने नहीं जाऊँगा। अब मोन बेचारा ही लगा हुआ है। गुस्सा तो मुझे भी उस पर बहुत है, मगर माँ फिर माँ होती है। तरह तरह के वहम आते हैं। शायद तुम्हें मोन ने बता दिया हो कि वो नारकोटिक्स का आदी बन चुका है। 2 मरतबा उसका इलाज करा चुकी हूँ, मगर उसकी कंपनी ही गलत है। फिर उनमें से कोई उसको ट्रैप करने में कामयाब हो जाता है। इतनी टेंशन में रहती हूँ कि ट्रैंकुलाइज़र के बगैर नींद नहीं आती, यकीन करो। शहाना पहली मरतबा बहू के सामने अपने दुख दर्द कह रही थी। इस किस्म के हेडेक उसने दिए हैं कि मैं तुमसे जिक्र भी नहीं कर सकती। हिम्मत ही नहीं पड़ती।
वर्ल्ड वाइड बिजनेस वाइंड अप करके किसी जंगल में बसने को जी चाहता है। वो बहुत शिकस्ता अंदाज में कलाम कर रही थी। नहीं मम्मी, आप हिम्मत ना हारिए। इस मर्तबा उसका इलाज कराकर उसे यूके या यूरोप भिजवा दें स्टडी के लिए, ताकि वो इस बैड कंपनी से दूर हो जाए। रीबा की जो समझ में आया उसने मशवरा दे दिया। हाँ, यही ट्राई की थी, मगर कामयाबी से पहले ही वो अपने पिछले रास्ते पर मुड़ चुका था, शाहाना ने तासुफ भरे अंदाज में बताया। नहीं, आप इस मर्तबा ट्राई कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। इलाज के बाद घर आ जाएगा तो मैं उसे घर से निकलने ही नहीं दूंगी, ना उसे किसी दोस्त से मिलने दूंगी जब तक वो मुल्क से बाहर नहीं चला जाएगा। मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी, रीबा ने बड़े जोशो खरोश से अपने ताउन का यकीन दिलाया। शाहाना ने बेइख्तियार उसे अपने गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें पहली मर्तबा में पसंद किया था, शुक्र है मेरा सिलेक्शन अच्छा है। तुम मुझे अपनी बेटी की तरह लगती हो, मैंने तुम्हें सास की नज़र से कभी नहीं देखा। थैंक यू मम्मी, रीबा ने तशक्कुराना कहा। जब मैं तुम्हारी एज की थी तब से बिजनेस देख रही हूँ। मेरे वालिद मेरी सलाहियतों पर एतमाद करते थे। उनके एतमाद की वजह से मैंने बिजनेस में गहरी दिलचस्पी लेकर इसे फैला दिया। मैं बहुत खुश रहती थी, ऐसा लगता था हर शय कुदरत ने मेरे इख्तियार में कर दी है। हर साल नए मॉडल की गाड़ी लेती, भारी ज्वेलरी पसंद नहीं थी, बस एक से एक क्वालिटी का डायमंड पहनती थी। मेरी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मेरे डैडी ने डायमंड के जुड़ाव कंगन मेरी शादी पर बनवा कर दिए थे, जिनकी मालियत आज से 25 साल पहले 3.5 लाख थी। गर्ज ये कि मेरी हर ख्वाहिश की तकमील हुई थी, मुझे बेमज़ा होने का शऊर नहीं था। हर पसंदीदा शय रेंज में लगती थी। फिर माँ बनी तो वो भी बेटे की। मगर अब एहसास होता है मैंने कहीं लूज़ किया है जिसकी मुझे सज़ा मिली है। सब कुछ है मगर होने की लज्जत से महरूम हो गई हूँ, बिल्कुल खाली महसूस करती हूँ। ऐसे में तुम्हारी और मून की ज़ात मुझे किसी नेमत से कम नहीं लगती। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो ये सोचकर इग्नोर कर देना कि तुम्हारी मम्मी के पास अब ज़हनी सेहत की कमी हो चुकी है। रीबा ने गले से लगे लगे उनका हाथ चूम लिया। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप सास तो लगती ही नहीं हैं। बड़ी अम्मा ने तो सास का ऐसा नक्शा बताया हुआ था कि मुझे शादी से ही डर लगता था। रीबा बोली। तुम वाकई बहुत लकी हो रीबा, तुम्हारे इस घर में दाखिल होने से बहुत पहले मैं और तरह से ज़िंदगी को सोचा करती थी। मेरा लाइफ पैटर्न थिंकिंग कुछ और तरह की थी। सिर्फ अपनी ज़ात को टच करने वाले अफेयर्स पर अपनी कैलोरीज खर्च करती थी। नफ़ा नुकसान के अलावा ज़िंदगी में दूसरी सोच ही नहीं थी। तुम्हारे डैडी से हमेशा इख्तलाफ और लड़ाई रही, इस वजह से बेटर हाफ की पार्टनरशिप की लज्जत से महरूम रही। जो भी शादी के बाद इस लज्जत से महरूम रहता है वो बहुत बदमिजाज और चिड़चिड़ा हो जाता है, और मैं इस मर्ज की वजह कुछ और समझती रही। आज मैं तुम्हें यह सब कुछ इसलिए बता रही हूँ कि शायद मेरे नुकसानात तुम्हारे फ़ायदे की बुनियाद बन जाएं, और ये जो हमने इतना कुछ हासिल किया हुआ है तुम खुशी के एहसास के साथ इसे इस्तेमाल करो, यानी इंजॉय करो। बस इन सब नेमतों के नशे में धुत ना हो जाना, वरना ये सब नेमतें मौजूद होने के बावजूद गैर मौजूद होंगी। खुशी गम में चेंज हो जाएगा, खुदा न खास्ता। अल्लाह करे तुम इन नेमतों से लाइफ टाइम इंजॉय करो। सिर्फ एक सनी जिसकी पैदाइश पर मैं बहुत प्राउड हो गई थी, उसी के ज़रिए अल्लाह ने मुझे सज़ा दी है कि ज़िंदगी के हर लुत्फ़ का एहसास ही मिट चुका है। नॉर्मल, ब्यूटीफुल, हेल्दी बच्चा पैदा किया था मैंने। रीबा को हैरत हो रही थी कि वो उस पर इतना एतमाद करने लगी थी कि अपनी कमज़ोरियाँ, खामियाँ बेधड़क उस पर ज़ाहिर कर रही थी। मम्मी, गलती तो हर इंसान से होती है और अल्लाह माफ़ भी करता है। आप क्यों मुस्तकिल किस्म का गिल्ट फील कर रही हैं? इस तरह तो आप बीमार और वीक हो जाएंगी। उसने शाहाना का हाथ अपने हाथ में दबाते हुए मोहब्बत और हमदर्दी के मिले जुले एहसास के साथ कहा। ये तो नेचुरली है रीबा। जब रात को नींद नहीं आती तो यूँ महसूस होता है मैं इस शानदार कोठी में नहीं, अलहमरा के किसी खंडरनुमा महल में खड़ी हूँ, ऐसी मलका की तरह जो सब कुछ किसी जंग में गंवा कर नुकसानात की लिस्ट तैयार कर रही हो। ओह मम्मी, आपका डिप्रेशन तो बहुत बड़ा हुआ है, आप मेरे साथ किसी डॉक्टर के पास चलें। रीबा तो शाहाना की यासियत से खौफजदा हो गई, घबरा कर बोली थी। उफ, डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या अप्रोच करके मेडिसिन पर डाल देते हैं। सुकून देने वाली गोलियां, यानी खुद को धोखा देने वाली गोलियां, जो हमें टाइम स्पेस की पाबंदियों से थोड़ी देर के लिए निजात दे देती हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जबकि मैं तुम्हें बताऊं, जब रात की तन्हाई में सारे नुकसान इकट्ठे कर रही होती हूँ तो मैं नॉलेज भी गेन कर रही होती हूँ। मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इंसान जिस पॉइंट पर खुद को प्राउड फील कर रहा होता है, कुदरत उसी पॉइंट से गरूर को तोड़ देती है, उसी नेमत को सज़ा में तब्दील कर देती है। वो किसी ख्याल में गुम कह रही थी। मम्मी, मैंने आपको कभी गरूर से बात करते नहीं देखा, आप क्यों ज़बरदस्ती खुद को गिल्टी फील करा रही हैं? इतनी डिप्रेस्ड ना हो, इंशाल्लाह सनी आ जाएगा। वो केयरलेस है, कहीं मगन होगा, आ जाएगा। रीबा को शदीद दुख ने आ लिया, उसे शाहाना पर बहुत तरस आ रहा था। बस नहीं चल रहा था कहीं से खुशी और हंसी उनके लिए उधार पकड़ लाए।
نہیں ریبا، تمہیں پتہ نہیں، سنی کی پیدائش کے بعد میں واقعی بہت پراؤڈ ہو گئی تھی۔ مون مجھے آنکھ کے تنکے کی طرح چبھتا تھا۔ میں سوچتی تھی تمہارے ڈیڈی نے میرے پیسے سے پیسہ بنا لیا ہے، اس میں مون بھی شیئر کرے گا، اس کا کیا حق ہے؟ یہ خالص اس کے باپ کا تو نہیں ہے، اس کی ماں کو تو شادی میں جہیز تک نہیں ملا تھا، جو کچھ اس کے پاس جائے گا اتنا میرے بیٹے کے پاس کم ہو جائے گا۔ شاہانہ کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپکے اور ان کے گریبان میں اتر گئے۔ ریبا نے انگلیوں کی پوروں سے شاہانہ کی آنکھیں صاف کی۔ کوئی بات نہیں ممی، انسان سے تو پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچتی تھیں، اب تو نہیں سوچتی نا، بس اب چھوڑیں ان سب باتوں کو۔ ریبا تو دکھ کے احساس سے پھڑپھڑانے لگی۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں اور انہیں مرتے دم تک احساس بھی نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو ریبا، میری حالت اس جواری کی سی ہے جو اپنی ساری جمع پونجی ہار چکا ہو، اور ساتھ ہی یہ یقین بھی ہو کہ اب کوئی ایسی شے اس کے پاس کوششوں کے باوجود بھی نہیں آ سکتی جو وہ اگلی بازی کھیلنے کی کوشش جیتنے کے شوق میں کرے۔ شاہانہ کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ ممی، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ ٹوٹلی مایوس ہو جائیں، بس یہ بڑھا ہوا ڈپریشن ہے۔ چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دوں، یا کہیں تو سر میں تیل ڈال کر مساج کر دوں، اس سے بھی بڑا سکون ملتا ہے۔ بڑی اماں کہتی ہیں سر میں تیل ڈال کر مساج کرنے سے انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ تھکن ہے جو شاید موت بھی نہ اتار سکے، وہ اسی کیفیت میں بولی۔ خیر تم کہتی ہو تو تیل ڈال دو، شاید وقتی آرام تو مل ہی جائے۔ شاہانہ خود بھی اس کیفیت سے نجات چاہتی تھی۔ ریبا تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی اور ایک تیل کی شیشی اٹھا کر لائی۔ اس وقت مارے ہمدردی کے برا حال تھا، وہ شاہانہ کو فوری طور پر پرسکون دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھول کر تھوڑا سا تیل ہتھیلی پر انڈیلا اور چھپاک کی آواز سے ہاتھ ان کے سر پر رکھ دیا اور انگلیوں کی پوروں سے دھیرے دھیرے مساج کرنے لگی۔ ریبا، ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، مجھے اپنے خاندانی ہونے پر بھی بہت ناز رہا ہے، مگر اب یہ تاج بھی میرے سر سے گر چکا ہے۔ ہمارے ہاں خاندان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس سے اندازہ لگا لو میرے والد نے دولت مندوں کے پروپوزل ہوتے ہوئے نفیس خواجہ کا پروپوزل منظور کیا تھا، جو اس وقت سرکاری محکمے میں چھوٹا سا افسر تھا، کہ اس کا خاندانی ہونا ثابت تھا، بلکہ نفیس خواجہ تو شاید مجھے پرپوز کرنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتے تھے، انہیں تو میرے والد نے میرے لیے خود منتخب کیا تھا۔ ہمارے ہاں قدرتی طور پر اولاد کم ہوتی ہے، کسی کے ہاں 2، کسی کے ہاں 1، بہت کم کسی فیملی میں 3 بچے ہوں گے۔ بس جیسے تبرک کی طرح ہم اپنی اولادوں کو سمجھتے ہیں، پالتے ہیں، بچوں کی بہت قدر کرتے ہیں، پیدا ہونے والے کا شاندار استقبال کرتے ہیں، اپنے خاندانی بچوں کو سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچے ماں اور باپ دونوں طرف سے اچھے خون کا فخر لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ شاہانہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ریبا انتظار کرنے لگی کہ صاف محسوس ہوتا تھا بات مکمل نہیں ہوئی، وقفہ ہوا ہے۔ وہ اسی طرح دل جمی سے مساج کرتی رہی۔ مگر اب میرے پاس کوئی ایک چیز، ایک بات بھی ایسی نہیں جس پر میں فخر کر سکوں، خوش ہو سکوں۔ ریبا، کسی نعمت کے نہ ہونے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نعمت مل کر چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، اور یہ انسان کے لیے اس دنیا میں بہت بڑی سزا ہے۔ یہ اذیت کتنی بڑی ہے کہ دکھ ایسا ہو کہ منہ سے بتا بھی نہ سکیں۔ ممی، سب کچھ تو بتا رہی ہیں آپ، جو رہ گیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ ریبا ان کے خاندانی فخر و زوم کے ذکر پر کچھ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا اشارہ اب کس دکھ کی طرف ہے۔ اس کا جی چاہا آج وہ اس سے کچھ بول پڑے تاکہ وہ اپنا پرپوزل پیش کر دے، اور پھر خوشی کا بھرپور احساس کہ وہ بہو پر گہرے دوست کی طرح اعتماد کرتی ہیں، جسم و جان میں عطر بن کر گھل مل جائے۔ قابل اعتماد ہونے کا احساس بھی ناقابل بیان سرخوشی ہے۔ اکثر انسان خود کو قابل اعتماد ظاہر تو کرتے ہیں، ثابت نہیں کرتے۔ کیا بتاؤں، اپنے آپ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، انہوں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ریبا خاموش رہی اور مساج کرتی رہی۔ تمہارے ڈیڈی کو اگر بتاؤں تو وہ مجھے ہی بلیم کریں گے اور شاید کسی صورت معاف نہ کریں۔ ابھی سنی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو وہ بہانے سے مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری غلط تربیت کی وجہ سے سنی ان حالوں کو پہنچا ہے، تم نے اس کی نگرانی نہیں کی، اس کو لوز چھوڑ دیا، اس کی کمپنی کا نوٹس نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جیسے روحانسی ہو رہی تھی۔ تو آپ نہ بتائیں ڈیڈی کو، مجھے بتا دیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، مون سے بھی نہیں۔ بعض اوقات کسی سے کچھ کہہ دینے سے بھی دل و دماغ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ریبا اندر سے بہت پرجوش ہو رہی تھی، بظاہر سکون سے بات کر رہی تھی۔ مون کو تو خیر پتہ ہے، اسی وجہ سے تھوڑا ایزی فیل کرتی رہی ہوں، تو پھر مجھے بھی بتا دیں اور ایزی ہو جائیں گی۔ ریبا جیسے ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب ہو رہی تھی اور جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ بس رہنے دو، تھک گئی ہو گئی، واقعی مساج سے بہت زیادہ فرق محسوس ہو رہا ہے، بہت سکون ملا ہے، خوش رہو۔ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ میری بیٹی میرے پاس ہے۔ بڑی اماں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، ہمارے لیے تو تم ان کی طرف سے بہت اچھا گفٹ ہو۔ شاہانہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تھینکس ممی، آپ نے ایسا فیل کیا۔
बड़ी अम्मा कहती हैं कि तुमने तो मुझसे कुछ सीखा ही नहीं, बहुत फूहड़ और बदसलीका हो। रीबा ने फितरी मुंह फट अंदाज में बड़ी अम्मा के ख्यालात बताए। अरे नहीं, ऐसे ही कह देती होंगी। तुमने अपना कमरा भी बहुत अच्छी तरह सेट किया हुआ है। मैंने कभी तुम्हारा कमरा उलट पलट नहीं देखा। खुद भी अच्छी तरह रहती हो। शम्सी बता रहा था कि किचन की सफाई भी करती रहती हो। मुझे सुनकर खुशी होती है। अच्छी बात है, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें दिलचस्पी लेना चाहिए। शहाना ने उसकी तारीफ की। हाँ तो मम्मी, आप कुछ बता रही थी। रीबा ने शहाना को इधर उधर होने नहीं दिया। छोड़ो रीबा, तुम्हें बता भी दिया तो कोई हल तो नहीं निकलेगा। अलबत्ता अफसोस ही होगा बिला वजह। शहाना ने फिर टाल दिया। आप बताने से पहले ये कैसे कह सकती हैं कि कोई हल नहीं निकलेगा? क्या पता निकल ही आए। रीबा ने इसरार किया। मसला बहुत बड़ा है और तुम बहुत छोटी हो। शहाना की जैसे हिम्मत ही नहीं थी बताने की। आप बोलें तो सही, आप खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगी और इंशाल्लाह कोई हल भी निकल आएगा। रीबा के हाथों की गर्दिश रुक गई। वो उनके शाने पर से चेहरा निकाल कर उनका चेहरा देखने लगी। छोटी हूँ तो क्या हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आ गई हूँ ना, उसने दलील दी। हाँ मेरी जान, ये तो तुमने ठीक कहा। वो जैसे सोच में पड़ गई। असल में ये हेडेक भी सनी की तरफ से ही है। वो इतनी छोटी उम्र में एक बच्ची का बाप बन चुका है। वो इतना कहकर फिर सोच में पड़ गई। अच्छा, क्या उसने खुफिया शादी कर ली है? रीबा ने अनजान बनकर सवाल किया। काश खुफिया शादी ही कर लेता, मगर उसने हद से ज़्यादा जहालत का सबूत दिया है। उसने एक लड़की को ट्रैप किया है, लड़की भी वो जो ख़ानदान और स्टेटस के लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो है। अगर वो हमारे स्टेटस की होती तो मैं ज़बरदस्ती सनी की शादी उससे कर देती, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, मजाक बन जाएंगे हम। कहाँ रहती है वो लड़की? रीबा ने फिर अनजान बनकर पूछा। पता नहीं अब कहाँ रहती है। यहाँ से तो तुम ले गई थी। इजहार से पता चला था कि बड़ी अम्मा ने भी निकाल दिया है। कौन मम्मी? मोमल? रीबा ने ताज्जुब का इजहार किया। हाँ वही बदनसीब। अब तुम ही कहो, उस गाउदी से मैं सनी की शादी कैसे कर सकती हूँ, वो भी अपने घर की मुलाजमा से। कोई तो क्वालिटी होती कि मैं अपने खून की खातिर कोई बड़ा कदम उठाने का हौसला पैदा करती अपने अंदर। ओह वाकई ये तो बहुत मुश्किल काम है, रीबा ने तायद की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ख़ानदान का आला खून एक गंवार मुलाजमा की कोख में पलेगा। यही वजह है बच्ची मैंने अपनी कस्टडी में रखी है। शहाना ने अपने हिसाब से गोया रीबा को इतला दी। क्या मतलब, बच्ची आपके पास है? मगर कहाँ? रीबा अनजान बनने पर मजबूर थी कि वो खुद को शुरू से ही लाइलम जाहिर कर चुकी थी। किया हुआ है उसका इंतज़ाम, लेकिन ये फिक्र रहती है इस तरह छुपाकर बच्ची को कितना अरसा रखा जा सकता है। वो स्कूल भी जाएगी, समझदार भी होगी, अपने माँ बाप का भी पूछेगी। उसे क्या बताया जाएगा? सिर्फ एक मुलाजमा के साथ उसे कब तक कैद में रखा जाएगा? एक आज़ाद इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना उसका बेसिक राइट है। वो तो बिल्कुल बेगुनाह है ना। अगर सनी की शादी के बाद उसके यहाँ बेटी होती तो मैं किस किस तरह खुशी मनाती, बल्कि जश्न मनाती। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना होता। और अब मेरी औलाद, मेरा खून किस तरह परवरिश पाएगा? किसी मुजरिम की तरह। बहुत सी सच्ची खुशियों से महरूम होकर हमारे होते हुए। शहाना की आवाज़ भीगने लगी। रीबा के लिए शहाना का ये रूप बहुत अनोखा और हैरान कुन था। बनी ठनी फैसले सुनाती, पूरा एतमाद हुक्म सादिर करती शहाना, कहाँ आज शिकस्ता और चूर चूर सा अंदाज। रीबा उनकी बात सुनकर कुछ देर सोचती रही। मम्मी, ये ऐसा हल ना होने वाला मसला भी नहीं। बहुत से बेऔलाद लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह पालते हैं। अगर ऐसा कोई कपल आपकी नज़र में हो। वो अपने मतलब की बात करते करते एकदम रुक गई। हाँ ये हल तो मेरे जहन में भी है। अमेरिका में मेरी अपनी कज़न है, पाकिस्तान आने वाली है चंद रोज़ में। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ, हमारे पास इतना कुछ है, उसके बावजूद हमारी औलाद इधर उधर पले। मैं किसी तरह उसे खुद से ही गोद ले लूँ तो तुम्हारे डैडी नहीं मानेंगे कि जवान बच्चों के होते हुए हम कोई छोटा बच्चा गोद लें। हाँ तो फिर वो बेबी मुझे दे दीजिए, तब तो डैडी रजामंद हो जाएंगे। आप मेरी तरफ से उनसे इजाज़त ले लीजिए। रीबा अपने मतलब की बात करने में कामयाब हो गई। शहाना तो यूं हो गई जैसे मुरझाए सब्ज़े पर पानी पड़ा हो। माई गॉड, क्या तुम खुशी खुशी ये जिम्मेदारी उठा लोगी? उन्हें जैसे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी, और फिर मेरे पास यहाँ वक्त भी बहुत है। तुमने मेरा मसला ही हल कर दिया। थैंक्स रीबा। इस तरह हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। कानूनी है या गैर कानूनी, खून तो हमारा है। नादानी तो हमारी औलाद की है। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं। शहाना के अंदर जैसे तवानाइयाँ दौड़ने लगी थीं। रीबा उनको खुश देखकर जैसे खुद किसी एहसास जुर्म में घिर गई। ना इनकी खता है ना सनी की, मगर दुख परेशानी से गुजरना इनके हिस्से में आया। मैं मून क्या एहसान करेंगे इन पर। तुम आज ही मून से बात कर लेना, मैं तुम्हारे डैडी को रजामंद करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू रीबा, तुमने मसाज भी बहुत अच्छा किया और मुझे मेरे मसले का हल भी दिया। बहुत ही अच्छी बेटी हो तुम, देखना तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। शहाना ने रीबा का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया।
وہ جتنی زیادہ مشکور ہو رہی تھیں اتنی ہی زیادہ کوئی پن ریبا کے اندر کہیں نشانے پر اترتی جاتی تھی کہ وہ تشکر کے ان خالص جذبوں کی حقدار نہیں ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ شاہانہ کو واقعے کے اصل کردار کا نام بتا دے، مگر ایک نادیدہ سے خوف نے دل کے اندر ٹمٹماتے چراغ کی لو پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے بڑے بجھے بجھے سے انداز میں شیشے کا ڈھکن لگانا شروع کر دیا۔